नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्वेश्चन बैंक कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चन। हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 के क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो वीडियो पहले उसे देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि हर चीज़ हर टॉपिक सीक्वेंस वाइज होता है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद चैप्टर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र में एक समय में कौशल, क्षमता, विशेषज्ञता, शिक्षा और ज्ञान का भंडार जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मानव विकास, सेकंड है मानव संसाधन, थर्ड है मानव पूंजी और फोर्थ है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मानव पूंजी। यानी जब हम शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवा में निवेश करते हैं तो किसी भी राष्ट्र की जो जनसंख्या होती है वो मानव पूंजी में बदल जाती है। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं कि इससे क्या हो जा रहा है, मानव पूंजी का निर्माण हो जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। फर्स्ट है शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या, फोर्थ है अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, थर्ड है अनपढ़ एवं बेकार जनसंख्या और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या। शिक्षित और स्वास्थ्य जनसंख्या जो रहेगी वो मानव पूंजी का निर्माण करेगी और वही क्या हो जाएगी, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। फर्स्ट है साक्षरता दर, सेकंड है लोगों का स्वास्थ्य, थर्ड है कौशल निर्माण और फोर्थ है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें सभी। यानी अगर जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ानी है तो हमें उस जनसंख्या को शिक्षित रखना पड़ेगा, स्वस्थ रखना पड़ेगा और उनमें कौशल निर्माण की प्रवृत्तियां अवश्य होनी चाहिए। अगर ये तीनों फैक्टर रहेगा तो जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन के रूप में मनुष्य का क्या अर्थ है। तो फर्स्ट है देश की प्राकृतिक पूंजी उनके मौजूदा उत्पादन कौशल के संदर्भ में, सेकंड है उनके मौजूदा उत्पादन कौशल के संदर्भ में देश की अचल पूंजी और थर्ड है देश की कार्यशील पूंजी उनमें मौजूदा उत्पादन कौशल के संबंध में और फोर्थ है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड। यानी एक संसाधन के रूप में मनुष्य कब होगा, जब कार्यशील पूंजी, देश की कार्यशील पूंजी, यानी कार्यशील पूंजी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि एक ही बार उसका यूज होगा फिर वो समाप्त हो जाएगा। यानी देश की कार्यशील पूंजी, मान लीजिए आपके पास कोई कच्चा माल है तो आप क्या करेंगे, आप उसके में अपने कौशल के द्वारा उसका किसी भी चीज़ का उत्पादन कर देंगे। यानी एक संसाधन के रूप में मनुष्य का अर्थ यही होगा कि अगर देश की कोई कार्यशील पूंजी है तो उनमें मौजूदा उत्पादन कौशल के संदर्भ में होगा। ठीक है, इस आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी निवेश है जो लाता है फर्स्ट श्रम में गुणवत्ता सुधार, सेकंड है श्रम में मात्रात्मक सुधार, थर्ड है दोनों और फोर्थ है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा श्रम में गुणवत्ता। यानी मानव पूंजी में अगर हम निवेश करते हैं तो क्या हो जाता है, श्रम में गुणवत्ता में क्या करता है, सुधार लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश प्राकृतिक संसाधनों के अभाव के बावजूद भी मानव संसाधन पर निवेश के कारण विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट है श्रीलंका, सेकंड है ब्राजील, थर्ड है जापान और फोर्थ है भारत। तो इसका सही आंसर होगा जापान। यानी जो जापान है उस द्वीपों से मिलकर बना हुआ है और उसके पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, लेकिन मानव संसाधन पर वो निवेश किया है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता पे निवेश किया है और उसके वजह से वो एक विकसित राष्ट्र के रूप में आ गया है सामने। जापान बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत छोटा देश है लेकिन बहुत विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति मानव संसाधन तब बनता है जब वह, फर्स्ट ऑप्शन दिया है विशेष आयु वर्ग के हैं, सेकंड है काम करने में सक्षम है, थर्ड है काम करने को तैयार है और फोर्थ ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फोर्थ, ये सभी। ये सच है कि मानव पूंजी तभी प्रभावी होता है जब व्यक्ति के पास काम करने का कौशल होता है, स्वस्थ होता है और इसलिए वो काम करने के लिए इच्छुक होता है। मानव पूंजी में आयु शारीरिक क्षमता एवं अनुभव का एक पैमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन फर्स्ट कर रहा है कि जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। कथन दो कह रहा है कि मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है फर्स्ट और सेकंड दोनों, और डी दिया है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। यानी जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब वो मानव पूंजी में बदल जाता है, और जो मानव पूंजी है वो भौतिक पूंजी के भांति ही हमें प्रतिफल देता है। जब भौतिक पूंजी में जितना निवेश करेंगे और मानव पूंजी में जितना निवेश करेंगे, दोनों का जो प्रतिफल है वो समान ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है वानिकी, पशुपालन, व्यापार एवं परिवहन और खनन। ए दिया है केवल फर्स्ट, बी दिया है केवल फर्स्ट और थर्ड, सी दिया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और डी दिया है फर्स्ट, फिफ्थ और फोर्थ। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी वानिकी, पशुपालन और खनन ये प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। जब विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों को देखा जाता है तो इसे तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन वगैरह शामिल है। व्यापार और परिवहन सम्मिलित है तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन की सेवाएं आती हैं। और द्वितीयक क्षेत्र में देखिएगा तो खनन और विनिर्माण शामिल होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है व्यापार, संचार, परिवहन, विनिर्माण और बीमा। ए ऑप्शन दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बी दिया है सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, सी दिया है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, डी दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी व्यापार, संचार, परिवहन और बीमा ये आते हैं तृतीय क्षेत्र में, और विनिर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आर्थिक क्रिया में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है जिसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन सम्मिलित है। ऊपर कही गई बात किस प्रकार की आर्थिक क्रिया के संदर्भ में है? ए दिया है बाजार क्रिया, बी दिया है गैर बाजार क्रिया, सी दिया है बाजार एवं गैर बाजार क्रियाएं दोनों, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बाजार क्रियाएं। प्राथमिक, अभी जो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक क्षेत्रकों की क्रियाकलाप के बारे में, तो इन क्रियाकलापों के फलस्वरूप वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, और ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय के मूल्यवर्धन करते हैं राष्ट्रीय आय में, और ये क्रियाएं आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। और ये जो आर्थिक क्रिया होती है वही दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाजार क्रिया, एक होता है गैर बाजार क्रिया। जो बाजार क्रियाएं होती हैं इनमें वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक या भुगतान किया जाता है जिसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। और गैर बाजार जो क्रियाएं होती हैं इनका अभिप्राय स्व उपभोग के लिए किया गया उत्पादन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे को सम्मिलित किया जाता है? ए 7 से 16 वर्ष, बी 6 से 12 वर्ष, सी 6 से 14 वर्ष और डी 5 से 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। वर्ष 2000 से लेकर 2001 में घोषित किया गया तथा जो सर्व शिक्षा अभियान है वो 2001 से 2 के बीच में शुरू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम एवं स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है? ए अनपढ़ वयस्कों को शिक्षित करना, बी प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना, सी बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना, डी शिविरों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, यानी प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने
के लिए, यानी प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रमों का प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना था। यानी जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं उनको स्कूल में पहुंचाने और स्कूल में उनका नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से ये दोनों कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोग सम्मिलित किए जाते हैं? ए 15 से 59, बी 21 से 60, सी 18 से 60 और डी 18 से 59 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए 15 से 59 वर्ष। यानी वह जनसंख्या जो श्रम का काम कर सकती है उसकी आयु बता रहा है कि कब से स्टार्ट हो जाता है, तो वो स्टार्ट हो जाता है 15 से 59। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय किस वर्ष से कम शिशुओं की मृत्यु से है? ए दिया है 1 वर्ष से कम, बी दिया है 5 वर्ष से कम, सी दिया है 2 वर्ष से कम और डी दिया है 1 से 2 वर्ष के बीच। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ए 1 वर्ष से कम। यानी शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु मृत्यु से है। जन्म दर से अभिप्राय है एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? ए दिया है जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, बी दिया है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, सी जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता और डी जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति है, इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं, अगर कोई पूछे कि बेरोजगारी क्या है, तो बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता। यानी जो उस समय रेट चल रहा है मजदूरी का, उस पे वो काम करना चाह रहा है लेकिन उसे उस पर रोजगार नहीं मिल रहा है, तब हम उसे बोलेंगे बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ है? ए गृहिणियों में बेरोजगारी, बी 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी, सी जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं और उसको अधिक व्यक्ति द्वारा कराना तथा उत्पादन में कोई वृद्धि न होना, डी दिया है जब लोग बड़ी मात्रा में बेरोजगार रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित यानी काम करते हुए प्रतीत होंगे किंतु उनकी सीमांत उत्पादकता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में अगर 5 लोगों की आवश्यकता है लेकिन उसमें 8 लोग लगे हैं तो इसमें 3 लोग अतिरिक्त हैं और इन 3 लोगों के द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। अगर 3 लोगों को घटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः 3 लोग क्या हो गया? प्रच्छन्न रूप से नियोजित है, यानी छिपे रूप से नियोजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है? ए कृषि क्षेत्र में, बी सेवा क्षेत्र में, सी औद्योगिक क्षेत्र में और डी व्यापार क्षेत्र में। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य है? ए जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता, बी जब किसी खास फसली मौसम में रोजगार मिलता है, सी जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता और डी जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, यानी
मौसमी बेरोजगारी का तात्पर्य क्या हुआ कि जब लोग वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते तो कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। यानी जब खेती करने का समय, जब वर्ष के कुछ व्यस्त मौसम होते हैं, जब जुताई, बुआई, कटाई, गहाई होती है और कुछ विशेष महीनों पर कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता, तो ऐसे बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं।